गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे और इसमें हम प्रथम अध्याय लिया है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है। तो ये पुस्तक है और इसका हम मतलब सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। लगभग सभी बच्चों के पास ये पुस्तकें रहती हैं, तो इसे आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा इसे सरल रूप में। ठीक है। चलिए आइए हम समझते हैं भाषा, बोली और लिपि और व्याकरण क्या है। ठीक है। ये प्रथम अध्याय है। भाषा क्या होती है? जो हमारे हाव भाव, विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है, जिससे हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं और अपने विचारों को उन तक पहुंचाते हैं। से एक माध्यम है, उसे हम भाषा कहते हैं। जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा कई रूपों में भी होती है, जैसे ये संकेत के माध्यम से है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। ये जो ट्रैफिक पुलिस है, ये संकेत के माध्यम से रुकने, ठहरने का, जाने का संकेत दे रही है। ठीक है। ठीक है, ये संकेत हो गया। वैसे हम किसी भी माध्यम से जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो हमारी भाषा बन जाती है। ठीक है। आइए, भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है। मौखिक यानी हम मुख से बोलते हैं, ओरली जो भी बोलते हैं हमारी मौखिक भाषा, उसी मौखिक भाषा जो हम लिखित रूप दे देते हैं तो हम वो लिखित भाषा हो जाती है। ठीक है। और लिखित रूप हम लिपि की सहायता से देते हैं, लिखना पढ़ना, इसके माध्यम से हम इसे लिखित रूप दे देते हैं। ठीक है। लिपि क्या होती है? देखिए, लिपि एक चिन्ह होती है, एक चिन्ह होता है। जैसे हमने कम बोलना है, आना बोलना है, जाना बोलना है, तो हम ऐसे जाने का, जाना, इस तरह का उसको एक चिन्ह बना दिए, तो इसे हमने जाने का पढ़ लिया, ये हमारी लिपि हो गई। ठीक है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। जो एक चिन्ह, एक मानकता दी गई है, वही हमारी लिपि होती है। ठीक है, कि इस शब्द को हम इस रूप में चिन्हित करेंगे, इसकी पहचान बताएंगे। ठीक है। जैसे यही भाषा का चेहरा हो गया, लिपि जो हमारी है। आइए हम ये जानते हैं कि जो भाषाएं हैं वो किन किन लिपियों में लिखी गई हैं। ठीक है। भाषा क्या है? देखिए, संस्कृत भाषा है, हिंदी, मराठी और नेपाली। ये इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है। और पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोमन, रूसी है, अरबी, फ्रांसीसी। ठीक है। हमारी हम जो हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं, हिंदी ग्रामर का, हिंदी साहित्य का, तो उसकी जो लिपि हमारी देवनागरी लिपि है। बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है, ये बाईं से दाईं की तरफ लिखी जाती है और यह बहुत वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी प्रत्येक ध्वनि का एक चिन्ह निर्धारित होता है। ठीक है। क बोलेंगे तो क के लिए एक चिन्ह आएगा, अ बोलेंगे अ का चिन्ह आएगा। ठीक है। एक निश्चित निर्धारित किया गया। और सबसे इसकी सरल बात है कि हम जैसा बोलते हैं और वैसा लिखते भी हैं, और ठीक, और हम पढ़ते भी हैं, सेम, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। और जो हमारी हिंदी भाषा है, इस पे अधिकतर इसका संस्कृत का प्रभाव देखा गया है। ठीक है। और यह इस हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाएं समाहित हो गई हैं, क्योंकि जब भी हिंदी पढ़ते हैं तो हमने जैसे उपसर्ग ही पढ़ा, तो फारसी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, या शब्दों का हम वर्गीकरण करते हैं, अरबी, फारसी, उर्दू, ये समूह सारी भाषाएं जो है हिंदी में समाहित हो जाती हैं। यह एक ममतामयी भाषा है जो सबको सारी भाषा समाहित लगे। जैसे कलम है, हमारे हिंदी का शब्द नहीं है, अरबी फारसी में आता है। ठीक है। कैंची, ये सब अलग अलग शब्द हैं, तो ये इन भाषाओं में समाहित होगा। हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। तो इस भाषा की खासियत सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है, सबको जोड़ने का जो कार्य करती है हिंदी भाषा, पूरे भारत को या विश्व को भी ये जोड़ने की ये क्षमता रखती है। इसमें हर भाषा ही समाहित हो जाती है। देखिए, इसमें उर्दू, पुर्तगाली, अंग्रेजी, सब सही भाषाओं की इसमें छाप है, ये इसमें समाहित हो गई हैं। ठीक। और हिंदी जो भाषा हमारी है, क्रम में उसका आइए जानते हैं किस क्रम में भाषा हिंदी आई है। पहले प्राचीन काल से संस्कृत थी, फिर उस क्रम में पाली भाषा ने रूप लिया, फिर प्राकृतिक हुई। ठीक है। प्राकृतिक, अपभ्रंश के बाद हिंदी ने स्थान लिया। लेकिन इस हिंदी पर हमारे संस्कृत का अधिक छाप पड़ता है, इसके शब्दावली इससे अधिक
इसमें प्रभावित करती हैं। इनके शब्द अधिक मात्रा में हिंदी में आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्रम में जब भी हम ध्यान देंगे तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अपभ्रंश मैंने टूटी फूटी प्राकृतिक की, अपभ्रंश टूटी फूटी मात्रा में, अपभ्रंश भाषा का रूप में, फिर हिंदी हो गया, ठीक है। और आइए ये हो गए, क्रम में हो गया संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अब हम बोलियां जानते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जिसका प्रयोग बोलचाल में किया जाता है। क्षेत्रीय रूप माने एक, जैसे एक क्षेत्र हो गया, एक बड़ा क्षेत्र है, उसके किसी एक क्षेत्र में कोई बोली बोली जा रही है, अवधी बोली, बघेली, तो उसका क्या भाषा के क्षेत्र रूप में बोली जाए। बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में हम जो अपनी भाव को आदान प्रदान करते हैं उसे बोली कहते हैं, क्योंकि वो एक मानक भाषा थोड़ा सा हट कर रहते हैं, उसके शब्द अलग होते हैं, ठीक है। आपने बोला होगा भोजपुरी। अब हिंदी खड़ी भाषा बोली, भोजपुरी, दोनों में अंतर होता है ना, तो ये भोजपुरी एक हमारी बोली हो गई, ठीक है। देखिए, और हिंदी क्या हमारी एक भाषा है। देखिए, हिंदी हमारी एक भाषा हो गई और उसकी एक उपभाषा हो गई, और उसके अंदर एक बोली आ गई, ठीक है। हिंदी की उपभाषा एवं बोलियाँ। हिंदी की उपभाषा देखिए 5 होती हैं, ठीक है। हर भारत के सभी क्षेत्रों के अनुसार हिंदी की उपभाषाएं हैं, ठीक। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। जैसे ये उत्तर का क्षेत्र है तो इधर ये भाषाएं मिली हुई रहती है, पूर्वी क्षेत्र है तो पूर्वी हिंदी हो गई, ये पश्चिमी हिंदी। ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थानी हिंदी। ये पहाड़ी एरिया का पहाड़ी हिंदी। बिहार वाला है, ये मैगही मैथिली बिहारी हिंदी, ठीक है। और ये सब जो बीच बीच की सब भाषाएं हैं, जो आता है ईशान कोण, ये सब इन सभी भाषाओं के मिश्रित रूप हो जाते हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी देखिए बोलियाँ आती हैं। एक पूर्वी हिंदी का एक बड़ा क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे इस क्षेत्र में पूर्वी हिंदी की यह बोली गई, कुछ यहाँ यह बोली गई, यहाँ ये बोली गई, ठीक है। इन सभी को मिलाकर हमने पूर्वी हिंदी रूप दिया, पूर्व क्षेत्र को। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, हरियाणवी, इसको बैंगलोर में कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, निमोड़ी। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी, कुल्लू। बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक है। जो हमारी भाषा है भोजपुरी हम लोग बोलते हैं। और यह देखिए, ये भाषा का सबसे ये बोलियाँ क्यों, जिससे कि एक वो भाषा इतनी बोलियाँ क्यों आ जाती, क्योंकि 10-20 किलोमीटर पर भाषा की या बोली के बोलने का लहजा बदल जाता है, ठीक है। खास, गैस, आए, रहन, ये सब बोलियाँ होती हैं। हमने का कैलू गल, ये सब हमने क्या बोलियाँ होती जो 10-20 किलोमीटर के अंतराल पे। देखिए, आपने भी कहीं देखा, गांव में रहते होंगे तो कहीं जैसे नानी गांव बच्चे का देखिए, वहाँ की भाषा अलग हो जाती है, क्योंकि कुछ दूरी पे यह परिवर्तन रूप ले लेती है, ठीक है। तो ये बोलिए एक क्षेत्र हो गया, छोटा छोटा क्षेत्र हो गया, किसी भी उपभाषा का एक छोटा क्षेत्र हो गया, उसमें 3-4 ये उप बोलियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका परिवर्तन होता है 10-20 किलोमीटर अंतराल पे, 1 मील 2 मील के अंतराल पे उसमें परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती हो, एक भाषा हो राष्ट्र की। हिंदी को वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश नागरिक करते हो, राष्ट्रभाषा कर। इस प्रकार हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी दर्जा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दिया नहीं गया है, क्योंकि फिर भी यह हिंदी हमारे पूरे राष्ट्र को जोड़े रहने का काम करती। पूरे भारत में एक भाषा के रूप में हिंदी बोली जाती है, अधिकांश नागरिक इसका प्रयोग करते हैं। अभी मान्यता इसे मिली नहीं है। राजभाषा, देखिए राजभाषा मतलब जो हम सरकारी कामकाज करते हैं, राजकाज की भाषा। जैसे पहले राजा लोग जैसे राजकाज चलाते थे, उसके उसी शब्द के अनुसार है ये राजभाषा। राजकाज के जो भी सरकारी पत्राचार है और जो सरकारी नियम कानून बनेंगे तो उस राजभाषा में, तो हर राज्य की अपनी एक राजभाषा होती है, ठीक है। तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 संविधान द्वारा राजभाषा के रूप मान्यता प्रदान की गई। कुछ राज्यों में 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है, कुछ राज्यों में से राजभाषा प्रथम स्थान है, कोई इंग्लिश भी है, और कहीं के हिंदी को द्वितीय स्थान दिया, क्योंकि वो अगर आप उसे हिंदी में करते हैं वार्तालाप, तो वो अगर प्रदेश इंग्लिश को मान्य दिया है तो वो आपसे हिंदी में पत्राचार कर सकता है, ठीक है। उत्तर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये राज्य की भाषा जो कामकाज सरकारी भाषाएं हो गई, ठीक है। राजभाषा। साहित्यिक भाषा जो जिन भाषा में साहित्य का अत्यधिक रचना किया जाता, लिखा जाता हो और लोगों के तो विचारों भावों को पहुंचाया जाता हो, या जो समाज का
कुछ हो रहा साहित्य का बताया जा रहा है तो साहित्यिक भाषा हो जाती है। ठीक है, जैसे साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है, तो समाज में और हम साहित्य में लिखते हैं और साहित्य को लोग पढ़ के उस चीज़ों को जानते हैं, तो एक साहित्यिक भाषा हो जाती है। ठीक है, तो बहुत अधिक मात्रा अगर किसी भाषा का विकास हो रहा है साहित्यिक भाषा में, तो वो भी जैसे अगर किसी बोली का भी हो रहा है तो वो भाषा में परिवर्तित हो जाती है, वो भाषा आ जाती है। ठीक है, राष्ट्र साहित्यिक भाषा राष्ट्र अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। ठीक है, एक ऐसी भाषा जो राष्ट्र को हमारे प्रस्तुत कर सके। ठीक है, संपर्क भाषा, जैसे संपर्क माने एक दूसरे से हम जो संपर्क साधते हैं फ़ोन के द्वारा, पत्राचार के पत्रिका के द्वारा, रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन के द्वारा, एक माध्यम होता है, एक भाषा होगी ना, तभी तो हम जो भी अपनी बात एक जन समुदाय तक पहुंचाना चाहेंगे तो पहुंचा सकेंगे उस, और उनको भी वो भाषा का ज्ञान रहेगा तो समझ सकेंगे भाषा। तो एक माध्यम हो गया किसी भी चीज़ को प्रचार प्रसार का एक माध्यम, संपर्क की भाषा हो गई। तो जितने जन समुदाय की जो भाषा रहेगी अधिकांश तो उसी के माध्यम से उनसे हम संपर्क बना सकते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान की स्वीकृत भाषाएं क्या क्या है? 22 भाषा स्वीकृति मिली थी। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला, असमिया, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी और संथाली। ये भाषाएं हैं, अलग अलग भारत के प्रादेशिक भाषाएं हैं जो पूरे भारत को संवैधानिक रूप से जोड़ती हैं। जो संविधान में जो भी लोग जाएंगे संसद में तो अपनी भाषा का वहाँ प्रयोग कर सकते हैं, उनको छूट दी गई, तो इतनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, कि अपनी भाषा में वो अपनी बात को रख सकेंगे। ठीक है, मानक भाषा क्या होती है? जिसका एक मानक निश्चित रूप हो कि इसी क्रम में ये लिखी जाएगी, इसी नियम के अनुसार ये पढ़ी जाएगी और इसी नियम से इसके रूप और जो भी इसमें परिवर्तन होंगे एक नियम के दायरे में होंगे, वही एक हमारी मानक भाषा होगी। इसका चिन्ह भी जो होता है वो एक मानक रूप में दिया जाता है कि आप इसे ये ऐसा आपको ऐसे ही लिखेंगे। ये नहीं कि अब यहाँ है तो कुछ कहीं आप दूसरे ऐसे बना दें, कुछ नहीं। जो इसका ये मानक रूप इसे दिया गया है, इसकी पहचान दी गई है, उसी रूप में इसका आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये मानक भाषाएँ होगी, मतलब इनका यह रूप नहीं है, मानक भाषा होगी। मानक का मतलब नियमबद्ध हो, निश्चित हो और हर जगह एक ही रूप में उसे पढ़ा लिखा जाए, जो परिवर्तन नहीं किया जाए, जिसका स्वरूप बनाया गया है। भाषा और व्याकरण। भाषा देखिए एक माध्यम हो गया। ठीक है, तो हम किसी एक भाषा को एक मानक रूप दे देते हैं, निश्चित उसका लिपि बना देते हैं, उसी में उस एक व्याकरण के नियम का अध्ययन करते हैं। भाषा के व्यवस्थित रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जो भाषा का व्यवस्थित रूप, तो व्याकरण में हिंदी को खड़ी बोली को एक निश्चित रूप दे दिया गया, एक मानक रूप दे दिया गया। इसकी लिपि, चिन्ह, इसके नियम जो हम अध्ययन करेंगे, जिससे हमें राजकाज, काम करने, पत्र हर चीज़ में सुविधा होगी। क्योंकि हम बोलियों के माध्यम से बोलियां बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन जब उन्हें लिखना होता है तो मैं बहुत कठिनाई का अनुभव होता है और हम अपनी बातों को उतनी सहजता से न लिख पाते न पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए एक भाषा को निश्चित किया गया और उसी में व्याकरण शास्त्र की रचना हुई और एक जो नियमबद्ध पर निश्चित हो गया, जिसमें शुद्धता हो और नियम हो। उस नियम के अनुसार ही हम उसका अध्ययन कर पाएंगे व्याकरण शास्त्र का। ठीक है, तो उस और व्याकरण अध्ययन करने के अनुसार हम उसका अपने जीवन शैली में हर कहाँ किस चीज़ का प्रयोग करना है उसका हम प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि यह और इसका हमें ज्ञान भाषा और व्याकरण शास्त्र से होता है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के वर्णों, शब्दों व वाक्यों के शुद्ध स्वरूप अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसमें एक हमारी भाषा आगे माध्यम बन गया और व्याकरण है जो हमें नियमबद्धता और नियम को और विषय में जानकारी देगा, जिसका हम शुद्ध प्रयोग उसके स्वरूप को जानेंगे, उसका शुद्ध प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। भाषा में भाषा क्या होती है? लिखित जो माध्यम होता है आदान प्रदान के अपने भाव विचार, वो भाषा हो गई। लिखित और मौखिक रूप में इसका 2 स्वरूप हो गया। इसको हमने एक लिपि के रूप में पहचान दे दी है। और हिंदी जो हमारी है सभी भाषाओं को जोड़े एक वैज्ञानिक तरीके से भाषा है। ठीक है, इसके अंदर हिंदी में हमारी उपभाषाएं, बोलियां आ गई
और ये हमारे राष्ट्र की अधिकांश नागरिक बोलते हैं, और ये राजभाषा है, साहित्यिक भाषा भी। और हिंदी को एक हमने मानक रूप दिया है, जो व्याकरण उसी भाषा के माध्यम में हम व्याकरण शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, जो शुद्ध स्वरूप और हमें प्रयोग करने के बारे में बताता है। ठीक है, आज इतना हमने हिंदी के इसको समझा है सरल रूप में, और इसे आप लोग भी इसे पढ़िएगा, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे। और सुनने और देखने के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।